गठबंधन भ्रष्टाचारी है शरद जी। हाँ, ये नहीं चलेगा, लेकिन हाँ। ये जो इंडी गठबंधन है, इंडिया हाँ। गठबंधन, उसके साथ समस्या ये है हाँ। कि वो आज भी इतना बिखरा हुआ है कि वो एक स्वर में, एक आख्यान के साथ, एक तरीके से इस प्रधानमंत्री या बीजेपी के इस प्रचार का पूरा कारगर विरोध नहीं कर पा रहा, प्रतिवाद नहीं कर पा रहा। हाँ, ये लड़ाई शरद जी, ये भाई विपक्ष अभी सामूहिक उपवास पर बैठ गए, सारे आम आदमी पार्टी के नेता। उधर ममता बनर्जी, वहां एनआईए के लोगों को मारा पीटा जाएगा, तो ये नैरेटिव या फिर ये अपना परसेप्शन बिल्डअप कैसे करेंगे कि भाई हम ठीक हैं? ये किस तरीके से पेनिट्रेट होगा जनता के बीच में? और इंडिया अलायंस बिखरा हुआ जिस तरीके से दिख रहा है, दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार अपने खड़ी नहीं कर पा रही है, 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने थे, नहीं हो पाया। बिहार में सिर्फ पुटअप जो आरजेडी और कांग्रेस के भीतर चली वो जग जाहिर है। महाराष्ट्र में शरद पवार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने 17 कैंडिडेट घोषित कर दिए, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस जिन सबसे महत्वपूर्ण सीटों पर डिसाइसिव होना चाहिए था, वहां डिसाइसिव स्टेट में अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी। आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो सिर्फ यह कहना कि भाई तानाशाही है, लड़िए चुनाव आप। देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया, लेकिन हम बात क्योंकि भ्रष्टाचार के इशू की बात कर रहे थे, ये बीच में आपने सीट शेयरिंग वाली बात पे डाइवर्ट हो गया आपका। नहीं, मैंने एक तो बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, कभी आप इंडिया अलायंस बोलती हैं, जो कि मोदी बोलते हैं इंडिया अलायंस, कभी आप इंडिया अलायंस नहीं, कभी, इसलिए मैं तो इंडिया अलायंस बोलता हूं। आपके यहाँ शायद बैन ना हो इंडिया अलायंस बोलने पे, तो इंडिया अलायंस जो है, नहीं फिर सिर्फ इंडिया बोलिए शरद जी, अलायंस रहने दीजिए। फैक्ट है कि उसमें क्योंकि इंडिया का जो लास्ट का ए है, इट डिनोट्स अलायंस। मैं तो इंडिया गठबंधन कहता हूं। नहीं, डिनोट्स की बात नहीं है, जो एक हर एक एक्रोनिम का एक नाम होता है। एक नहीं, इंडिया क्योंकि एक एक्रोनिम बनाया है उन्होंने, तो जो एक्रोनिम बनाया जाता है कायदे से वही लेना चाहिए। अब मोदी जी को तकलीफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि हाय मैं राष्ट्रवादी, मैं इंडिया को कैसे बोल दूं, तो ये प्रॉब्लम है उनकी। बहरहाल वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। पॉइंट ये है कि ये जो इंडिया अलायंस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, एक तो ये बहुत स्लो चल रहा है, और ये जो बातें उभर के आ रही है उस तरीके का अलायंस नहीं है दुर्भाग्यवश, जैसा कि 77 में हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ। उस तरीके का नहीं, ना तो उसमें उस तरीके की लीडरशिप है, ना उस तरीके का एकजुटता है जो कि होनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड कर देना उनको, कि सिर्फ भ्रष्ट यही है, भाजपा के लोग बहुत दूध के धुले हुए हैं, सब बेचारे साधु संत हैं, ये जो क्रिएट करने का इंप्रेशन है। और इसमें उनकी मदद करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो बात नहीं आई है अभी तक, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस कदर बिल्कुल लेटा हुआ है उनकी सेवा करने में, बिल्कुल नतमस्तक होकर के कि जो बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही नैरेटिव चलाना है। इस वजह से इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है ये मैसेज जनता तक पहुंचाना कि भाई असली भ्रष्ट तो ये है, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स किए वो सबसे बड़ा मुझे लगता है हाल के। शरद जी, मुझे थोड़ी इजाजत दीजिए नाइत्तफाकी की। हाँ। और नाइत्तफाकी की इजाजत इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी कहेंगी कि कांग्रेस तो 40 सीटें अपने दम पर नहीं ला सकती, किस बात का गुमान है? इधर बिहार में जहां सबसे पहले आपकी सीट शेयरिंग सुलझ जानी चाहिए थी, वहां आप एक दूसरे के अगेंस्ट आकर खड़े हो गए। दिल्ली में 3 सीटें आप घोषित करने में आपके पसीने छूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप डिसाइसिव अंदाज में लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं दिख रहे। अखिलेश यादव कम से कम 8 सीट पर बार-बार कैंडिडेट बदल चुके हैं, और 3 सीट तो ऐसी है जिनमें 3 बार कैंडिडेट बदल दिया। तो ये लड़ाई तो विपक्ष को लड़नी है ना। नहीं, ये तो मैंने खुद ही, देखिए गरिमा, मैंने तो शुरू में ही कहा कि विपक्ष कमजोर है और विपक्ष प्रयास नहीं कर रहा है एकजुट होने का, और इसीलिए मैंने कहा कि ये 1977 की जनता पार्टी की तरीके का विपक्ष नहीं है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए, और इन्होंने बहुत देरी भी करी है। अब यूपी में कांग्रेस की 17 सीटों को डिक्लेयर करने में आज तक नहीं कर पाए, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो आपने बयान कर ही दिया। उसके अलावा जिस तरह की मुस्तैदी दिखनी चाहिए इंडिया अलायंस में, खासतौर से उत्तर प्रदेश जहां पे की बीजेपी उम्मीद कर रही है 62 से अपना नंबर बढ़ाने की, बाकी हिंदी हार्टलैंड में कहीं ज्यादा स्कोप नहीं है करने का कुछ,
ऑलरेडी उस सैचुरेशन पॉइंट पे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मध्य ऑलरेडी सैचुरेशन पे है, लेकिन जहां कोई शक नहीं, लेकिन प्लीज अपनी बात, मैं बात पूरी कर लूं। कहिए बात पूरी कर लूं। जहां सैचुरेशन में है वहां सीटें कम भी हो सकती हैं, और कांग्रेस कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां ऐसा प्रयासरत दिखती है कांग्रेस। मैं अभी हाल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड होके आया हूं, और मुझे लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में काफी प्रयासरत हैं वहां के कांग्रेस नेता नंबर्स कम करने में। मध्य प्रदेश की अलग कहानी है। वहां कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में यह है कि उनके पास विपक्ष से अब यानी कि बीजेपी से लड़ने का वक्त ही नहीं है, वो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये एक और बड़ी समस्या है इस पार्टी की। और टॉप लीडरशिप इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपना अब वो नाम का हाई कमांड नाम की चीज अब नहीं रह गई है, वो अब बीजेपी में आ गई है। शरद प्रधान कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी इसीलिए कहते हैं इसको। हाँ, इस पूरी स्थिति में हालांकि हम भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, और लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यूनिटी दिखनी चाहिए थी, जो स्ट्रेंथ दिखना चाहिए था, भाई ममता बनर्जी परेशान, अगर उनके में स्टैंड को रखूं तो सामने झारखंड में हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परेशान है, दिल्ली में पूरी पार्टी परेशान है, कांग्रेस परेशान है, बावजूद इसके यूनिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सवाल पर स्विच कर रही हूं, जितने हिंदी पट्टी के राज्य, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को अभी मैं जोड़ लेती हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां सिचुएशन है बीजेपी का, वहां क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है अभी? हाँ, मैंने जैसे कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुझे लगता है निश्चित रूप से उनकी कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती, क्योंकि वहां डायरेक्ट फाइट है बीजेपी, वहां इंडिया अलायंस में और कुछ नहीं है, कांग्रेस ही मेन है, वहां पे पॉसिबिलिटी है बढ़ने की उनके, और यूपी में पॉसिबिलिटी है बीजेपी की बढ़ने की, क्योंकि यहां विपक्ष कमजोर है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, यह बिल्कुल फाइट को इनइक्वल और झूठी ग्राउंड्स पे नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं ब्रांड कर देना पूरे विपक्ष को। आप चोर चोर बोलते जाइए, आपके पास एजेंसीज हैं, उनसे रेड कराते रहिए, तो आम जनता में यह परसेप्शन बनेगा नेचुरली कि भाई इन्हीं क्या रेड हो रही, यही चोर हैं। और विपक्ष का काम है कि यह मैसेज पहुंचाना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसके पास मीडिया का सपोर्ट नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया का कह रहा हूं, अधिकतर नहीं तो लोगों का नहीं है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो सोशल मीडिया पर कन्वर्ट हो गया ना। मेन स्ट्रीम, अब बताइए कि चैनल बैठकर देखने का वक्त किसके पास है? नहीं, इतना नहीं, चैनल तो लोग देखते नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर चैनल का जो कंटेंट है वो भी सोशल मीडिया पर कंज्यूम होता है। उसमें भी जिस तरीके के हावी बीजेपी के पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, चोरी का भी पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी पैसा है, सबके पास चोरी का पैसा है, इनके पास ज्यादा है क्योंकि सत्ता में है और खुल के दुरुपयोग करते हैं सत्ता का। जिक्र आपने किया, 77 में तो ना सोशल मीडिया था और ना इतना मेन स्ट्रीम मीडिया था, विपक्ष लड़ा, सड़कों पर नजर आया, जनता तक अपनी बात पहुंचाई, पेनिट्रेट किया, इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल किया। विनोद जी देखिए, मैं जो मीडिया की बात कर रहे हैं शरद जी, कमोबेश हम सब सहमत हैं कि इतना बड़ा नेता उनके पास जेपी जैसा नेता था। देखिए, हाँ तो फिर ये मानिए कि विपक्ष के पास इस समय नेता का चेहरे का अगर विपक्ष एक्टिविटी करेगा, यानी सड़क पर उतरेगा या कोई भी एक्शन, तो मीडिया भी मजबूर होगा उसको दिखाने के लिए। उदाहरण के लिए, जब रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने रैली की, उसमें ममता बनर्जी से लेकर लेफ्ट तक सब आए जो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, तो पूरे दिन वो रैली दिखाई गई, विपक्ष ने दिखाया, मजबूरी है, नहीं दिखाएंगे तो आप क्या मुंह दिखाएंगे मीडिया। दूसरा, अभी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और संजय सिंह की रिहाई के बाद सबसे ज्यादा मीडिया स्पेस जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, मिला। तो आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे, हाँ एक बात जरूर कहूंगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जरूर ज्यादती की गई है, वो जिस तरह से दिखाई जानी चाहिए थी, खास करके पहली वाली भी और दूसरी वाली भी, उसमें स्पेस उसको जरूर नहीं मिला है। कांग्रेस क्या इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली, विनोद जी, क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो ब्लॉक है उसमें जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, इंडिया ब्लॉक शब्द अच्छा दिया आपने, हाँ, ठीक है, उसमें जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक फाइट में नहीं आ पाएगा ये इंडिया ब्लॉक। तो ये न्याय यात्रा से कांग्रेस क्या इस बार ट्रिपल डिजिट में पहुंचती हुई दिख रही है? देखिए, ये भविष्यवाणी करना तो मैं तो संजय कुमार जी की तरह या यशवंत देशमुख की तरह सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं
कि जहां जहां से ये दोनों यात्राएं निकली हैं वहां फायदा अवश्य कांग्रेस को होगा, उसका मत प्रतिशत बढ़ेगा। सीटें कितनी बढ़ती हैं ये स्थानीय समीकरणों पर निर्भर होगा, स्थानीय उम्मीदवारों पर निर्भर होगा, उसका फॉलोअप कैसे होता है उस पर निर्भर होगा। राहुल जी क्षमा करेंगे ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए अंग्रेजी का, लेकिन मजबूरी है और इसलिए जो है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि चूंकि ये राजनीतिक कवायद थी और जब जब जिस भी पार्टी ने इस तरह की राजनीतिक कवायद की है तो उसको फायदा मिला है, उसको फायदा मिला है। नहीं तत्कालीन भी देखिए, आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली 1989 में, 90 में, नहीं अग्रेसिव थी तो बहुमत 1991 में नहीं आया बीजेपी का, लेकिन उसका फायदा उसको मिला, उसका मत प्रतिशत बढ़ा, जनाधार वर्ग बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार बढ़ सकता है? मुझे लगता है जिन जिन इलाकों में गई है उसमें बढ़ना चाहिए। अब सीटें कितनी आएंगी, एक बात मैं राजस्थान के बारे में पिछली यात्रा में न मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में कोई असर नहीं हुआ। ये बताइए, राजस्थान में जो कांग्रेस हारती थी तो 20 सीट पे आती थी, इस बार 70 सीट पे है, तो फायदा नहीं मिला। 40% से ज्यादा अगर मत प्रतिशत कांग्रेस का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बचा हुआ है, इतनी आक्रामक अभियान बीजेपी का उसके बावजूद, तो कहीं ना कहीं किसी चीज ने तो फायदा दिया होगा ना। अब सीटों में तब्दील नहीं हुआ अलग बात है। सज्जन, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे बता सकते हैं क्या कि एक तरफ 400 पार का नारा है एनडीए का और बीजेपी अपने दम पर 370, भ्रष्टाचार की ये पूरी कवायद भी है और इंडिया ब्लॉक, ये सारा इंडिया ब्लॉक मिलकर, बल्कि मैं सवाल को थोड़ा घुमा देती हूं, 370 बीजेपी को कहां से? ठीक, गरिमा जी एक बार सवाल फिर से पूछिएगा। 303 पर खड़ी है बीजेपी और बल्कि 200 अब 295 है। अब कुछ उपचुनाव और हुए, 303 मान लीजिए, चलिए 2019 का आंकड़ा और 70 का नारा है, 370 का, तो 67 सीटें कहां से? नहीं देखिए गरिमा जी, इसमें एक चीज स्पष्ट है, मुझे लगता है कि 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, ये एक नारा है, ये एक स्लोगन है, ये एक एग्रेसिव नैरेटिव है। मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें वास्तविकता में बदलेंगी, लेकिन हाँ 2019 को अगर आप बेस माने तो निश्चित तौर पे बीजेपी की कुछ 2-4 सीटें बंगाल से बढ़ने की संभावना है। उड़ीसा में 2-3 सीटें बढ़ सकती हैं, 1-2 असम में, बिहार में 1-2 सीटें कम हो सकती हैं, यूपी में 10 के तकरीब बढ़ सकती हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बीजेपी 320 के आसपास और एनडीए 350। तो जब आप इतना, फिर सज्जन राजस्थान और बता दीजिए। देखिए ये जितने भी है, राजस्थान में शुरू में एकमात्र में कंफ्यूजन था और मैं बता दूं वहां पे जो ट्रेडिशन रहा है, अगर कांग्रेस चुनाव जीत भी जाती तो भी बीजेपी वहां का वोटर डिफरेंशियल वोटिंग करता है। मैं राजस्थान की 25 पर पूछ रही हूँ। मुझे लग रहा है 25 में 25 आएंगी और इस बार मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा का मैं खुल के नहीं बता सकता हूं क्या होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां पे सैचुरेशन है जिन राज्यों में, उनमें मुझे बीजेपी का कहीं से भी आधार कम होता नहीं, लॉस नहीं दिख रहा है। मैं हरियाणा की, लेकिन मैं हरियाणा में ना इत्तेफाकी रखती हूँ आपसे, वो दम होना चाहिए विपक्षी। मैं हरियाणा में आपसे, मैं हरियाणा में डिसएग्रीमेंट रखती हूँ आपसे, लेकिन दीपक जी मैं भी नहीं, मैं हरियाणा पे आने वाला था, लेकिन एक और बात जान लीजिए, हरियाणा में अगर आप 1 महीने पहले तक पूछती तो मैं आपसे एग्री करता, लेकिन आज की तारीख में 1-2 सीटों का देखिए हो सकता है शायद नुकसान हो जाए, लेकिन हरियाणा में भी जिस तरीके से बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को फेस चेंज करके किया है और एंटी जाट कंसोलिडेशन, जरूर याद रखिए, एक बड़ा फॉल्ट लाइन है हरियाणा में, और मुझे लग रहा है आज की तारीख में बीजेपी उसको थोड़ा सफलता से साथ रही है। 1-2 सीट मैं आपसे सहमत हूं कि हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं तो हिंदी पट्टी में लॉस नहीं है। महाराष्ट्र का आपने जिक्र कर लिया, बंगाल का हो गया, उड़ीसा का हो गया, हरियाणा हो गया। राहुल जी, विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा है, विपक्ष की लड़ाई में पेस नहीं है, यहां पे इस बात से सब सहमत है। बावजूद इसके ये सारे गठबंधन में जो दल हैं 28, पिछली बार की अपेक्षा बेहतर परफॉर्मेंस करते दिखेंगे क्या? थोड़ी सी बेहतर करेंगे ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर बीजेपी भी नहीं कर पाएगी। तो जो आप ये अभी सबसे पूछ रही थी 370 और 400 पार वाला मामला, उसमें मैं सहमत हूं सज्जन से कि बीजेपी को 20-25 सीटों से ज्यादा का फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी गुंजाइश दिख नहीं रही है कहां से आएंगी इतनी। तो वैसे ही कांग्रेस के लिए आपने एक सवाल पूछा कि क्या वो 3 डिजिट में जाएगी, मुझे उसकी संभावना नहीं लगती। यानी वो 40-45 सीटें वो बढ़ा ले
तो मुझे उसकी संभावना भी नहीं लगती। इसलिए कुल मिलाकर 325 के आसपास बीजेपी, और बाकी आप मान लें कि अलग क्षेत्रीय पार्टियां, और वो चाहे इस गठबंधन में हो या किसी और गठबंधन में अभी हैं, बाद में राहुल जी, बाद में भी वो बदलाव होगा। ठीक है, मैं 2 छोटे छोटे सवाल दीपक से पूछूं। दीपक, फिर ये एक तरफा मामला मैं कहूं क्या, एक तरफा चुनाव कहूं 2024 का, या लड़ाई बाकी है? मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं एडवांटेज बीजेपी कहूंगा, और खास करके जहां से बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी दूसरे स्टेट से कवर करने की कोशिश करेगी। पिछली बार हमारी जब बात हुई तो हम बंगाल का जिक्र करना भूल गए थे, तो साउथ में जो पेनिट्रेशन है और बंगाल, और जैसे कि राहुल जी ने बताया कि इसे भी कुछ 5-10 सीटें बढ़ा सकती है, तो जहां से नुकसान दूसरे स्टेट से नुकसान होगा, और बाकी के स्टेट को बंगाल, यूपी वहां से कवर करके एडवांटेज बीजेपी बोल सकती है। और खास करके हम लोग तो वो भविष्यकार है नहीं कि टोटल कितनी सीट आएगी वो बता पाएंगे, लेकिन ठीक है, बड़ा रखा है। बहुत छोटा सा, शरद जी, बहुत छोटा सा, इंडिया गठबंधन है लड़ाई में, बहुत छोटा सा। नहीं, बिल्कुल लड़ाई में है, बिल्कुल लड़ाई में है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी मान के चलना कि बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी, ये भी एक आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की बात है। स्ट्रेच करने की मुझे नहीं लगता कि उनकी सीटें 2019 से बढ़ने वाली बात है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़ने वाली बात, इससे बढ़ने वाली बात है। बहुत छोटा सा विनोद जी, और वन साइडेड इलेक्शन इसलिए, 1 मिनट मैं इतनी बात पूरी कर दूं, वन साइडेड इलेक्शन इसलिए है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है, जिस तरीके की बीजेपी इस्तेमाल कर रही है एजेंसीज का, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इसलिए वन साइडेड इलेक्शन है। ठीक है, देखिए, चुनाव परिणाम कई बार चौंकाते भी हैं, और इस बार हम सब चौंकेंगे। लेकिन आप सभी का धन्यवाद करने से पहले मैं सज्जन कुमार, आपका स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूं आपको, क्योंकि आपने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ जुड़ने का अनुरोध स्वीकार किया। और मेरी जो जानकारी है, आप कहीं बाहर इस समय हैं, और आपने अपने फील्ड वर्क ही कर रहा हूं, बंगाल में, उड़ीसा में, असम में। हाँ, तो उस बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, दीपक, शरद जी, विनोद जी, सभी का बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, और जो कंक्लूडिंग रिमार्क आया वो सबसे ज्यादा सॉलिड रिमार्क आया कि इस बार नतीजे चौंकाएंगे। अब कौन चौंकेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय